जय हिंद। आज का करंट अफेयर जो है 14 सितंबर से है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये जिसका भी एसएससी सीजीएल एग्जाम है वो भी ये वाले क्वेश्चंस कर ले। इनमें से आपको एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में रहने वाला है। आज का जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे एचएससीएल और सीजीएल वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते जाए। फर्स्ट है 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? नेशनल हिंदी दिवस। अब हिंदी दिवस से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 10 जनवरी को हम इंटरनेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेशनल। दोनों में डिफरेंसेस है और दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस जो मैं कंफ्यूज बोलती हूँ ना वो कुछ थोड़ा ध्यान से सुना करो। जिसने दोनों नेशनल हिंदी दिवस भी किया होता है और इंटरनेशनल हिंदी दिवस भी किया होता है, कॉपी में लिखा करो। जब मैं ये वाले क्वेश्चन सिमिलर बोलती हूँ ना, बॉक्सेस बनाओ। आपको जब भी बॉक्सेस बनाने हैं तब आपको क्या है, रिमेम्बर रहता है, याद रहता है ये बॉक्सेस जो मैम ने करवाए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही अडॉप्ट कर लिया था और ये जो इंटरनेशनल हिंदी दिवस पूरे दुनिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10th जनवरी। जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, और फिर आता है 10th जनवरी, क्या है? हिंदी दिवस। गर्ल चाइल्ड डे सावित्रीबाई फुले के नाम पे, वो भी जनवरी में होता है। 12 जनवरी को 2 डे, ये भी देखो कॉपी, ये भी दोनों सिमिलर हैं, ये भी बच्चे बड़ी बार गलत कराते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको क्वेश्चन यही आते हैं, जैसे हमने सीडीएस में अभी रिसेंटली क्वेश्चन देखे, हमने वही पढ़े थे, उन्होंने सिर्फ थोड़े से तोड़े, आपको समझ नहीं पाई, आंसर वही थे। जैसे कि मितांगनी हाजरा। मितांगनी हाजरा मैंने 1000 बार क्वेश्चन करवाया है कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे पहले शहीद होने वाली फीमेल कौन थी? मितांगनी हाजरा। इसको बुरी गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ एक और पर्सन का नाम सीडीएस में आएगा। दोनों ही फर्स्ट मैन एंड फीमेल थे रिस्पेक्टिवली और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 1000 बार 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने सीक्वेंस में करवाया, सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक, उसके इंक्लूडिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवाए। ये पहली बार क्वेश्चन आया कि मितांगनी हाजरा क्या है, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में शहीद हुई थी। क्योंकि हमने किया हुआ था 80% पेपर जो था विज्ञान का वो हमने पढ़ा हुआ था। सीडीएस का सारा पेपर 80%, हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन 80% से बाहर नहीं है। देखिए 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे एंड 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे, चिल्ड्रन डे ऑन 14 नवंबर। ये डेट्स कर ले, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं डेट्स में आते हैं। ठीक है, क्या है? नेशनल डे, चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं 14 नवंबर। ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ JL नेहरू। अब बाल दिवस कब मनाते हैं? देखो बाल दिवस, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, हिंदी में बाल दिवस 26 दिसंबर। 26 दिसंबर में हम 4 साहबजादे जो भारत के शहीद हुए थे, ठीक है, उन्हीं के नाम उनको हमने ये समर्पित किया ये दिन 26 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 दिसंबर, 15 नवंबर, कंटिन्यू, ये 15 नवंबर, 26 दिसंबर, 23 अगस्त एंड 7 अगस्त। 4 न्यू डेट्स हैं, ये चारों रिपीट होती हैं। ठीक है, ये अलग बॉक्स बना। ठीक है, बाल दिवस पता चल गया। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे या एकता
दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे। ये भी लिखा 4 साहिबजादे, आगे ये भी लिखना है 26 दिसंबर 4 साहिबजादे, ठीक है। और शहीदी दिवस उनके नाम पे हम मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे जो है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन as Iron Man of India and also known as Bismarck of India. He was सरदार वल्लभभाई पटेल, सरदार वल्लभभाई पटेल। और यहाँ पे जेकेएसएसबी वाले क्वेश्चन देखेंगे 31 अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर J&K, क्योंकि इस दिन J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो क्या हुआ था, एनफोर्स्ड हो गया था पूरे J&K में, ठीक है। 26 अगस्त को राज्यसभा, 5 अगस्त में राज्यसभा में और 6 अगस्त में J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, 5 को राज्यसभा, 6 को लोकसभा में J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जो स्टेट से क्या बन गई, यूटी। और हमने एनफोर्स कब किया J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कब, 31 अक्टूबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी। क्यों? क्योंकि भारत की सारी रियासतें जितनी भी थी, जब ब्रिटिशर्स भारत से गए, उन्होंने भारत के प्रिंसली स्टेट्स और भारत की जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे, उनको कह के गए या तो तुम पाकिस्तान में विलीन हो जाओ, जाते हुए भी डिवाइड एंड रूल खेलते गए, या तो तुम पाकिस्तान में विलीन हो जाओ या तुम अपनी अपनी रियासतें बना लो। सोचो कि उत्तर प्रदेश अलग एक देश होता, ठीक है, तमिलनाडु अलग एक देश होता, राजस्थान अलग एक देश होता, आपको पूरे 28 स्टेट्स के वीजा बनाने पड़ते, ठीक है। इस पूरे भारत को बनाने के लिए एक व्यक्ति का योगदान था, सरदार वल्लभभाई पटेल। सरदार वल्लभभाई पटेल ने क्या किया, पूरे भारत को यूनिफाइड किया। आपने बुक्स में तो पढ़ा बिस्मार्क ऑफ इंडिया या रोजबेरी, ये सारे क्या थे, यूनिफाइड अपने अपने देशों को करते रहे। कभी किसी बुक में ये नहीं आपको बताया हु यूनिफाइड इंडिया को यूनिफाइड किया है सरदार वल्लभभाई पटेल। सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक रियासत छोड़ दी, वो थी J&K। एक रियासत जो छूटी उसका आज भी मसला है, ठीक है, आज भी मसला है, ठीक है। और इसको ले लिया JN नेहरू ने। जितने भी प्रोडक्ट जो JN नेहरू के थे वो सारे ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर पानी हमारा है, ठीक है। हमने एक बोला कि आप 80% पानी आप ले लो, ठीक है। मेरे नेबर में कोई व्यक्ति आता है, मैं उसको बोलती हूँ मैं मॉर्निंग में 2 बाल्टी अपनी भर लूँगी, बाकी तुम एक टैंकी भर लिया कर, पूरे दिन तुम एक टैंकी का यूज़ कर लिया कर। ये क्या जस्टिफाई है देश के लिए, आपके लिए? आप सोचो कि सामने वाला हंसेगा ना, थर्ड पार्टी वाला हंस नहीं रहा होगा जब वो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, वर्ल्ड बैंक या बड़े रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जरूर हंस रही होंगी। अगर मैं इस तरह को कोई एग्रीमेंट बना दूँ, तुम बोलो मैडम बेवकूफ हो गया। हमारे देश का पानी, हमारा पानी हम पाकिस्तान को अगर नहीं दिया होता, J&K में सारे बच्चे इंजीनियर होते, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी डैम्स होती, ठीक है। अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में क्या अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती। लद्दाख, कश्मीर, आगे ये पूरा डोडा किश्तवाड़, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे खूब सारी जनरेट होती, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। 20% वाटर हमने दिया। यहाँ पे सरदार पटेल ने पूरे भारत को यूनिफाइड किया। यूनिफिकेशन करने के बाद इनको एक नाम दिया गया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क में सी आता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभभाई पटेल। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वेरी इंटेलिजेंट। बटोली का क्वेश्चन तेरे में था, अगेन CDS में बटोली से क्वेश्चन था, ठीक है। बटोली मूवमेंट इज अ वेरी बड़ी इंटेलिजेंट मूवमेंट है। जितने भी मूवमेंट हुई ना, हमने तो फोर्स दिखाया, यहाँ पे किसका काम हुआ? दिमाग का। ये बटोली मूवमेंट में उन्होंने इतने शार्प थे सरदार वल्लभभाई पटेल
कि बडोली मूवमेंट ने उन्होंने बुद्धि का यूज किया। किसका? बुद्धि का यूज किया। बुद्धि का यूज कैसे किया? सब लोग हम जानते हैं कि भारत में टैक्स के लिए बड़े सारे परेशान लोग थे। अब बडोली गांव है गुजरात में, तो ये सारे लोग सरदार पटेल के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है टैक्स देने के लिए। वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में उनके कुछ लोग होते हैं, क्योंकि भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ब्रिटिशर्स की, सूबेदार से ऊपर कोई भी भारतीय को पोस्ट नहीं दी जाती थी। जो सबसे छोटी पोस्ट थी वहाँ पे भारतीय लोग एस्टैब्लिश किए जाते थे, बाकी सारे जो हायर पोस्ट में थे वो ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने अपने वहाँ पे बंदे लगाए हुए थे, वहाँ से उनको पता चल रहा आज पर्सन ए के घर ब्रिटिशर्स जाएंगे टैक्स वसूली के लिए। वो क्या करते थे, वहाँ से जब जैसे उसको बोलते थे सामान बांध, तू घर छोड़ के चला जा। वो सामान बांधते थे, घर छोड़ के चला जाता, कहते कल आएंगे। फिर कल एक के घर में ऐसे 15-20 डेज आते रहे, थक गए, फिर उन्होंने बोला चल अब दूसरे बंदे पर्सन बी का नाम लिया, पर्सन बी के घर गए, सेम केस। फिर उसको बोला सरदार पटेल तू भी अपना सामान बांध, तू भी किसी रिश्तेदार के घर चला जा। फिर इस तरह करते करते सारे गाँव में ऐसा हुआ। और एक दिन इतने तंग हो गए ब्रिटिशर, उस गांव के लोगों का कर ही माफ कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे एक स्लोगन दिया सरदार पटेल ने, कर मत दो। ठीक है, नो डोंट गिव टैक्स, इंग्लिश में है डोंट गिव टैक्स, कर मत दो। कर मत दो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन आ गया मैम, सेम यही क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, कर मत दो, ये कौन सी मूवमेंट में सरदार पटेल ने स्लोगन का यूज किया? इन विच मूवमेंट सरदार पटेल यूज डोंट गिव टैक्स? ठीक है, दैट इज बडोली मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और क्योंकि ये बुद्धि से ना बिना, गांधी जी के तो वायलेंस, गांधी जी चाहते थे कोई वायलेंस ना हो, इसलिए यहाँ पे कोई वायलेंस भी नहीं क्रिएट हुआ, और सरदार पटेल ने अपनी बुद्धि से पूरे गांव के लोगों का क्या किया, टैक्स माफ करवाया। और यहाँ पे गांधी जी, सरदार पटेल को दो बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, याद रखिए आता है। ठीक है, CGS में आते हैं ध्यान से। यहाँ पे सरदार, इनको सरदार, इनका सरदार होता है हेड। ठीक है, सरदार का टाइटल इनको बडोली वुमेन्स ने और गांधी जी ने दिया, दोनों मिलकर दिया। गांधी जी ने नहीं खाली, तब बडोली वुमेन के लोगों ने सरदार पटेल का नाम, इनको सरदार का ऑनर दिया। ये बड़े इंटेलिजेंट थे। और जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, 1947 में भारत में जो इससे पहले इंट्रीम कैबिनेट था, ठीक है, उस इंट्रीम कैबिनेट में पहले प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू थे। ठीक है, बाद में जो 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद जो इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई, सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले। किसको मिले? सरदार पटेल को। तो जवाहरलाल नेहरू को कोई भी एज आ प्राइम मिनिस्टर लोगों ने पसंद नहीं किया। पूरी कैबिनेट में जितने भी लोग थे उसमें बैठे, उन्होंने किसी ने भी JL नेहरू को कोई भी वोटिंग नहीं दी। और बट सरदार पटेल, जो JL नेहरू थे, वो रूठ के, सर गांधी जी भी डिसअपॉइंट हो गए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिला। तो गांधी जी सरदार पटेल को चिट्ठी लिखते हैं, और सरदार पटेल एज अ शरीफ बच्चा, सच्चा देशभक्त होने के कारण उनको देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। और उनकी कुर्बानी देने के बाद JL नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। JL नेहरू, आप इधर आओ, इधर नीचे देख के आओ। ठीक है, JL नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इस तरह सरदार, अगर सरदार पटेल होते तो देश का जो बोलते हैं मैप ही अलग होता जब वो। और देश में सबसे ज़्यादा जो भारत का सोमनाथ टेम्पल था, जिसमें सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ, तो उस टेम्पल को बचाने, उस टेम्पल को रीयूनाइट करने, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सरदार पटेल ने किसी से भी पैसे नहीं लिए। तो कैबिनेट के, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे उसमें नहीं लगे। उन्होंने एक अपील की और बोलते कि कितने पैसे आए उस टेम्पल को बनाने के लिए। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं सरदार पटेल से, ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन रहता है। अभी फिलहाल 31 को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, और फिर लिखे 23 जनवरी। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है। और जो NDA वाले 11th क्लास के बच्चे हैं वो मुझे कान खोल के सुनिए, मेरी नोटबुक आज से बनाना शुरू कर दीजिए।
मुझे मेरी नोटबुक डेली चाहिए, ठीक है। मेरी नोटबुक आपको कल आते जो मैं आज पढ़ाऊंगी 15 मिनट्स लगते हैं उसको आपको करने में, ठीक है। जो कल आओगे आप लोग मेरे को नोटबुक एनबीए वाले खास कर, ठीक है, कल से वो मुझे चेक करवाना है, ठीक है। जो मैं पढ़ाती हूँ उनको लिखिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आते हैं फिर बाद में बोलोगे ये क्वेश्चन आया था आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd जनवरी 23rd जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। पहले कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 23rd जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस में हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की। इसकी सुभाष चंद्र बोस, इनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं। ये बॉर्न हुए थे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बंगाली है बट ये बॉर्न हुए थे बंगाल प्रोविंस के उड़ीसा में। कहाँ पे? बंगाल प्रोविंस के उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा जो है बंगाल प्रोविंसेस में आता था, ठीक है। चार यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी समझिए, प्रोविंसेस आते हैं, ठीक है। अब जो हाई लेवल का जो पेपर है, ग्रेजुएशन के बाद जो पेपर होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के पेपर होते हैं। जो प्रोविंसेस हैं, जो चार प्रोविंसेस थे, एक प्रोविंस था बंगाल प्रोविंस, इस प्रोविंस में उड़ीसा का अपना इतिहास है, ठीक है। उड़ीसा और बिहार और बंगाल आता था, वेस्ट बंगाल आता था, ठीक है, इस प्रोविंस से। और सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा में बॉर्न हुए थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कहाँ बॉर्न हुए थे? उड़ीसा में, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आजाद हिंद फौज के फाउंडर नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बड़े सारे बच्चे फाउंडर उनको सोचते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आजाद हिंद फौज या इंडिया की पहली आर्मी जिसको कहा जाता है, उसके फाउंडर थे कैप्टन मोहन सिंह। लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बड़े बार बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। कैप्टन मोहन सिंह एंड रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, बोस है कि घोष है? बोस, घोष, हाँ। RASH रास बिहारी घोष। कैप्टन मोहन सिंह, इनका नाम है मोहन सिंह एंड ये दोनों ओल्ड हो चुके थे, तो इन्होंने इंडियन आजाद हिंद फौज और ये किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जब अपनी आर्मी आजाद हिंद फौज लेके दिल्ली चलो, दिल्ली की तरफ मार्च किया, तब एक नारा दिया दिल्ली चलो। और उनकी यूनिट में एक फीमेल रेजिमेंट भी थी, वो थी झांसी रेजिमेंट। कौन सी थी? झांसी। नेम द फीमेल, पूछना है, नेम द फीमेल रेजिमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आजाद हिंद फौज, दैट इज ए झांसी की रानी। अब यहाँ से झांसी रेजिमेंट, अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है। झांसी रेजिमेंट की जो कैप्टन थी उसने कौन से रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, कल मुझे बताना, ठीक है। कौन सी रिपब्लिक डे परेड में आजाद हिंद फौज के जो 4 लोग बच गए थे उन्होंने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आजाद हिंद फौज की कौन से 4 मेंबर थे जिन्होंने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया? आजाद हिंद फौज हमने खत्म कर दी, वो भारत की अपनी ही फौज थी, तो उसको हमने खत्म कर दिया, सही है। फिर जब दिल्ली चलो, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले उन्होंने आजाद कराया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये पहली बार भारतीय झंडे को लहराने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है।
Subhash Chandra Bose was the first who unfurled Indian flag at Andaman Nicobar. ये भी याद रखिएगा. He was the first to unfurl या to host Indian flag in Andaman Nicobar. ओके, ये सारे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हिंदी दिवस है. अभी फिलहाल इतनी डेट्स लर्न करो, ठीक है. अभी एक एक ये दोबारा आएंगी. मैं सैटरडे को जो अलग क्लास होगी उसमें लूँगी, ठीक है. इतनी सारी डेट याद करोगे तब भी बढ़ा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ये पूरा मैं डिस्क्राइब करूँगी हिंदी का. यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन फिर आते हैं. हिंदी जो है भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में इसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. 8th शेड्यूल लिखिए, चुने हैं. 8th शेड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस. 8th schedules deal with the languages. How many languages are there in 8th schedules? 22 languages. Second question क्या बनता है? 22. There are 22 languages in 8th schedule. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया. ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी? 14. 8th schedule में ओरिजिनली how many languages are mentioned? There are 14 languages in 1950 in 8th schedule of Indian Constitution. अब ये सारी लैंग्वेजेस मेरे साथ याद करोगे, एक दो बार बोलिए, याद करो. असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू. आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा है. नॉर्थ ईस्ट में से कौन सी लैंग्वेज जो है 1950 में एज अ शेड्यूल लैंग्वेज ऐड की गई, दैट इज ए असामीज. कौन कौन सी है? असामीज. ठीक है. अब देखो यहाँ पे वेस्ट से आप बनाते जो टेबल याद करने के लिए बनाओ. नॉर्थ ईस्ट से पहली कौन सी है? टेबल बना लो, इससे क्वेश्चन रहता है. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट से दमन, नॉर्थ ईस्ट से कौन सी है? असामीज. आप लिखो वेस्ट से कौन कौन सी लैंग्वेज थी? वेस्ट कौन सा है? वेस्ट में महाराष्ट्र प्रोविंस आता था. महाराष्ट्र प्रोविंस में कौन कौन सा है? बंगाली, गुजराती और मराठी. कौन सी है? गुजराती और मराठी. उड़ीसा. ठीक. साउथ से लिखिए, साउथ से कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया? कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु. ठीक है. ये क्वेश्चन याद रखिए किस तरह अभी आएगा. ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, उनमें से नॉर्थ ईस्ट में से कौन सी ऐड की गई? ठीक है. वेस्ट से कौन सी, साउथ इंडिया से कौन सी थी? ठीक है. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अब जो है मलयालम, उड़िया जो है उड़ीसा से नीचे. ठीक है. उड़िया, उड़ीसा. ठीक है. अब उर्दू और हिंदी तो हमारे देश में बोले जाते थे. हमारे देश में एंशिएंट टाइम कोर्ट्स में संस्कृत का यूज होता था. क्या होता था? लिख लो. संस्कृत was used in the ancient time in the court of ancient time. ठीक है. संस्कृत कौन एंशिएंट टाइम के कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था? संस्कृत का. इन द मेडिवल पीरियड पर्शियन लैंग्वेज was used. In the medieval period, Persian language was used, and in the British era, there is only English language. ठीक है. ब्रिटिश पीरियड में, मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश लैंग्वेज, एंशिएंट में संस्कृत. और इससे अशोका जो था फॉरेस्ट्री का यूज करता था. फॉरेस्ट्री लैंग्वेज. हाँ, चेक करना. मेरा विच लैंग्वेज यूज बाय अशोका. अब तीनों क्वेश्चन आप लिखोगे. पाली लैंग्वेज कौन यूज करता था? देखो, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, विच लैंग्वेज यूज्ड. ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखो. ठीक है. लॉर्ड बुद्धा,
महावीर, लॉर्ड महावीर। लॉर्ड बुद्धा कौन सी लैंग्वेज यूज करता था, महावीर कौन से करते थे, और अशोका कौन सा करता था ना, अशोका की गलती कर रहे, फॉरेस्ट्री करता था, अशोका प्राकृत नहीं करता था। हाँ भाई जो प्राकृत लैंग्वेज है वो महावीर, पाली जो है वो करते थे बुद्धा, ठीक है, आप बोल ही दिया, पाली यूज बाय बुद्धा, महावीरा यूज प्राकृत लैंग्वेज एंड अशोका फॉरेस्ट्री। चेक करूंगी, KORSHTIF इज द फॉरेस्ट्री। महावीर पाली, महावीर सारी प्राकृत, पर ये हम यही यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, इसके बॉक्स बना लिया तुम सबने, प्राकृत, PRAKRIT, प्राकृत, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। अब मैं CGI CHSL की तैयारी वाले क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बैंकिंग में भी आज का ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीके में आते हैं, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आ ही गए हैं, बच्चे पिछले साल से बोल रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने IBPS किया था उनको आए। तो आप जो भी बैंकिंग वाले को बच्चे होते हैं, आप चाहे इतनी मेहनत ना करो, बैंकिंग के क्वेश्चन अलग आएंगे, वो भी आते हैं, पर सुनते रहिए, याद रहिए, ठीक है। ये याद रखेगा कि लैंग्वेज इनसे भी क्वेश्चन, और आपके क्रोनिकल, ये अभी मैं आपको हर चीज अब क्रोनिकल में करवाऊंगी इस बार। NDA CBS में मैक्सिमम क्वेश्चन क्रोनिकल ऑर्डर में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करेंगे। ये डन हो गया। उर्दू भी भारत की लैंग्वेज है, हिंदी भी और संस्कृत। लखनऊ में उर्दू बोली जाती है, लखनऊ में, अवध में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, उर्दू, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाती है। और दूसरी जो है संस्कृत, संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की, अंडरलाइन करो, संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन डन हो जाता है, ठीक है। हिंदी का ही है, ये 8th शेड्यूल में ही है। 8th शेड्यूल में 1961 में 21st अमेंडमेंट की गई। 8th शेड्यूल में 1967 में 21st अमेंडमेंट में सिंधी को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया, सिंधी को। 1992 में 71st अमेंडमेंट कोंकणी, गोवा की भी है, मणिपुर, मणिपुर की, नेपाली वर एडेड। कौन सा है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये तीनों लैंग्वेजेस 1992 71 अमेंडमेंट एंड PV नरसिम्हन वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे 67, 65 इंदिरा गांधी, ठीक है। 65 की वॉर याद रखिए, थोड़ा दिमाग लगा। 65 में कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनी, 2003 92 अमेंडमेंट, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली वर एडेड। हो गए 22 लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली। 10 मिनट 3 बजे हम रिवीजन पे जाएंगे आज, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली वर एडेड। 21st अमेंडमेंट में सिंधी, 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, 92 अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली वर एडेड, ठीक है। ये सारे हो गया, लिख लो, आगे चल रही, ठीक है। हिंदी जो है भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिंदी बड़ी देर से नहीं आया, आएगा। इस साल भी हमने एग्जाम में क्वेश्चन देखे जो 2-4 साल से नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे। और मैंने आपको डिफेंस एक्सरसाइज करने से पहले 10 बार बोला है, 2019 से पहले कोई भी डिफेंस एक्सरसाइजेस एग्जाम में नहीं पूछते थे। ये ड्यूरिंग कोविड के बाद जो पहली एक्सरसाइजेस पूछते थे, क्योंकि बच्चों का मनोबल तभी गिरे नहीं, ठीक है। अब आपको कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज नहीं आने वाली, ठीक है। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, सबको पता है, ये बच्चे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। और आप जब आप अपने ब्रेन का यूज नहीं करना, हमने उस व्यक्ति के ब्रेन का यूज करना जो एग्जाम डालता है, एग्जाम में पेपर डालता है, ये याद रखिएगा। सोचो वो कितना इंटेलिजेंट होगा, वो कितनी गेम्स खेलेगा क्वेश्चंस के साथ।
और उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन आए, कोई ऐसा क्वेश्चन था NDA-CDS में जो जिसका जस्टिस ना हो सके, सारे अच्छे मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। विच आर्टिकल डील्स विद द लैंग्वेज? आर्टिकल 2 लिखिए ये क्वेश्चन भी। विच आर्टिकल डील्स विद द लैंग्वेज? आर्टिकल 343 डील्स विद द लैंग्वेज। हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट है। क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। एंड विच पार्ट डील्स विद द लैंग्वेजेस? पार्ट 14, 10, 12. Part 12 deals with the नहीं 12 नहीं है, 17 है, सॉरी। Part 17 deals with the languages. And article, ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछा गया है। आपको इसका कंटेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एनडीए में आया कि तुम्हारे में आया है? इसमें आया, पूछा आर्टिकल 343, 351 deals with the from article 343 to 351 deals with the languages। ठीक है, ये हो गया, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन लिखते जाते हैं। आर्टिकल 344 ये क्या करता है? ये पार्लियामेंट को क्या करता है? कमिट, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एंड कमिट of parliament on official language to make recommendation progressive use of Hindi for the official purpose of the union। हिंदी यूनियन में सेंट्रल में जो ऑफिशियल काम होगा उसके लिए क्या यूज करना है? हिंदी लैंग्वेज। आर्टिकल 344 क्या बोलता है कि आप हिंदी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। कब? जब आपने पार्लियामेंट्री काम करने हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। आर्टिकल 351 कहता है सेंटर की ड्यूटी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हर एक यूनियन गिव द यूनियंस को क्या बोल रहे हैं कि आप अंडर आर्टिकल 350 अगर कोई हिंदी का प्रचार कर रहा है इट इज नॉट इलीगल। ठीक है, क्यों? आर्टिकल 51 कह रहा है यूनियन हैव ड्यूटी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। डन? ये हो जाएंगे ये सारे आर्टिकल। ठीक है, अब मैं साथ साथ में ही क्वेश्चन करवाऊंगी। देखो भाई, तो मैंने लिखा नेक्स्ट देखो 76 एनिवर्सरी थी हिंदी दिवस की। कौन सी एनिवर्सरी थी? 76। हिंदी हमने अडॉप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब अडॉप्ट की? सितंबर 14, 1949। 1949। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना? 26 जनवरी 1949 कंप्लीट हुआ। और पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और हमने जो फ्लैग है उसको भी हमने 22 जुलाई 1949 उसको अडॉप्ट किया है। और हमने नेशनल लैंग्वेज हिंदी को भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कब अडॉप्ट किया? 14 सितंबर 1949। सब इसमें से भी क्वेश्चन रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस साल जो है 14 सितंबर को हिंदी जो है सेलिब्रेट कहाँ की गई? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, कल आप एक क्वेश्चन बताओगे कितनी कंट्रीज में हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज है? हिंदी उनकी नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, 22 आप मुझे बताना। ठीक है, कितनी है? जितनी आप सोच रहे थे उससे ज्यादा होंगी। ठीक है मैम, कहाँ पर हुआ करंट क्वेश्चन? कौन सा था? ये वाला करंट अफेयर था ना? गांधीनगर में। हाँ, ऑल इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। इट वाज लेड बाय अमित शाह। और यहाँ पे होम मिनिस्टर ने राजभाषा अवार्ड भी दिया। क्या दिया? राजभाषा अवार्ड। राजभाषा अवार्ड किसको मिला है? ओवरसीज बैंक के डायरेक्टर जनरल श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, मैनेजिंग डायरेक्टर है ओवरसीज बैंक। ये बैंकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंकर्स को राजभाषा अवार्ड ऑन हिंदी दिवस दिया गया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक। भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन लिख ले, ठीक है। श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ये तीनों करंट अफेयर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। सी बैंकिंग वाले अपना एक पेज अलग कर दो जहाँ पे बैंकिंग के क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। रोज 2 या 3 बैंकिंग के क्वेश्चन भी करंट अफेयर में लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। आज की स्टेट है गुजरात, मुझे भी लगता होगी, सिर्फ क्वेश्चन कर लेते हैं इतना, ये कल डिस्कस करेंगे। आज एक ही क्वेश्चन हमने डिस्कस, करंट अफेयर जब पढ़ते हैं कभी कभी एक ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है सबके, हमने कोई भागना नहीं है, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन आराम से करने हैं, आराम से याद करने हैं, ताकि हमारे पेपर की भी तैयारी हो जाए। आज थोड़ी क्लास लेट होगी, आज की ये सारी प्रेजेंटेशन है, इसको कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज हमने डिस्कस करना असम, एक स्टेट है, आज हम स्टेट कौन सी करेंगे डिस्कस? असम, ठीक है। असम से करंट अफेयर भी, असम की स्टेट में क्या क्या है, दोनों क्वेश्चन, एक तो स्टैटिक्स के एक करंट अफेयर, दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेट को भी हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, उसके नेशनल पार्क है, उसकी नदियाँ हैं, ठीक है, उसके हॉर्न, फर्स्ट हॉर्न भी कंजर्वेशन कहाँ, अभी करंट अफेयर के जो भी जनवरी से लेके अभी तक असम के करंट अफेयर है वो भी याद, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।